अपन को आज इवैल्यूएट करना है अपर जीआई ब्लीड। मतलब कोई भी पेशेंट जो है, कोई भी पेशेंट आपको हेमेटोमेसिस करके आता है, हेमेटोमेसिस करके आ रहा है, तो आप उसको इवैल्यूएट कैसे करोगे, कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे, आगे अप्रोच कैसे करोगे। ठीक है, अब हेमेटोमेसिस हो रहा है, हेमेटोमेसिस सबसे पहले तो पेशेंट को कंफर्म करना पड़ेगा कि उसको जो हेमेटोमेसिस हो रही है वो एग्जैक्टली हेमेटोमेसिस है कि हेमोप्टाइसिस है। हेमोप्टाइसिस और हेमेटोमेसिस दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कई बार अपन बहुत हिस्ट्री लेने के बाद भी कंफर्म नहीं समझ पाते कि उसको हेमोप्टाइसिस है कि हेमेटोमेसिस है। थोड़ा थोड़ा बेसिक रहता है कि जो हेमोप्टाइसिस है, हेमोप्टाइसिस में फ्रेश ब्लड आता है, हेमेटोमेसिस में थोड़ा सा डार्क रेड ब्लड आता है। क्योंकि हेमेटोमेसिस में क्या होता है, पेशेंट जो ब्लड है वो पहले स्टमक में इकट्ठा हुआ किसी भी कारण से हो, चाहे वो इसोफेजियल वेराइसिस हो, यहाँ से कोई ब्लड लीक होगा तो पहले गैस्ट्रिक में आएगा, गैस्ट्रिक में आकर उसका एसिड है, एसिड को तोड़ देगा, उसको तोड़ने के कारण पूरा वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, यहाँ कोई यहाँ मेलिग्नेंसी है, मेलिग्नेंसी कहाँ है, ब्लीड हो, बहुत कॉमन कॉजेज यही है, क्या है, गैस्ट्रिक या इसोफेजियल मेलिग्नेंसी, इसोफेजियल वेराइसिस, पेप्टिक अल्सर डिसीज, ये तीन मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं गैस्ट्रिक अपर जीआई ब्लीड के। तो ये तीनों कारण में क्या होगा, यहाँ ब्लड इकट्ठा होगा, यहाँ का जो एसिड है उसको ब्लड को तोड़ देगा, ब्लड को तोड़ने के कारण जो ब्लड आएगा ना उसका कलर बिल्कुल डार्क रेड कलर का होगा या फिर ब्राउन से कलर का होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत फूड पार्टिकल भी साथ में हो, लेकिन कई बार फूड पार्टिकल नहीं भी होते हैं। तो कलर तो एक आम कलर तो अपन मानते हैं कि इसमें डार्क रेड या ब्राउन रेड कलर का होगा। जो हेमोप्टाइसिस में तो लंग्स में जैसे ही थोड़ा सा भी ब्लीडिंग होगी तो लंग्स की वॉल को इरिटेशन होगा, वो तुरंत ही फेंकेगा, है ना। तो हेमोप्टाइसिस में कभी भी डार्क रेड या फिर ब्राउन ब्लड नहीं आता, हेमोप्टाइसिस में फ्रेश ब्लड ही आता है। ठीक है, तो डार्क रेड आ रहा तो ये कंफर्म ही हो गया है कि हेमोप्टाइसिस ही होगी। फ्रेश ब्लड आ रहा है, फ्रेश ब्लड कई बार ऐसा होता है कि सीवियर अल्सर हो रहा हो, या फिर क्या होता है कई बार जब वॉमिटिंग होती ना, एकदम से वॉमिटिंग होती तो यहाँ की जो दीवार है वो फट जाती है। ठीक है, एक बार वॉमिटिंग हुई, बहुत सीवियर वॉमिटिंग हुई तो यहाँ की दीवार फटी, टीयर हुआ, टीयर होने के बाद फिर से वॉमिटिंग हुई, तो जो नेक्स्ट वॉमिटिंग होती है उसमें क्या होता है, बिल्कुल फ्रेश ब्लड आता है। लेकिन वॉमिटिंग में भी अपन को समझ में आएगा, अगर वॉमिटिंग हुई है उसको खाना गया है, मतलब फिर हेमोप्टाइसिस ही हुई होगी। ठीक, कई बार बोलते हैं पेशेंट वॉमिटिंग में कफ आ रहा है, अब वो कंडीशन नहीं समझ में आती, वॉमिटिंग में कफ आ रहा है तो वो कफ कहाँ से आया है वो इतना क्लियर नहीं हो पाता है। एक उसके लिए फिर थोड़ी डिटेल हिस्ट्री देनी पड़ती है, पुराना उसका हिस्ट्री लो कि पहले क्रोनिक एल्कोहलिक रहा है कि नहीं है, पहले उसको कोई और हिस्ट्री रही है कि नहीं है, पहले इससे पहले हेमेटोमेसिस हुई है कि नहीं, मेलेना की हिस्ट्री है कि नहीं है, क्योंकि कई बार वो ब्लैक स्टूल की भी हिस्ट्री देते हैं, और लंग्स की कोई डिसीज है कि नहीं, पहले उसको टीबी हुआ है कि नहीं। ये हिस्ट्री से थोड़ा बहुत अपन बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि उसको हेमेटोमेसिस हुई है कि हेमोप्टाइसिस हुई है। फिर भी कई बार अपने पास कंफ्यूजन रहता है कि उसको हेमोप्टाइसिस हुई थी कि हेमेटोमेसिस हुई थी, जब ये होता है माइल्ड अमाउंट में। तो कल वाला जो पेशेंट आया था उसको सामने ही किया था उसने? नहीं, वो तो सामने ही किया था, वो तो उनको दिख रहा है बिल्कुल डार्क रेड कलर की थी, डार्क रेड कलर की वॉमिटिंग, डार्क रेड कलर की हुई तो वो कंफर्म ही है कि हेमेटोमेसिस ही थी। उसमें डायग्नोसिस में कंफ्यूजन नहीं है। अपन को मेन दिक्कत है कि अपन ओपीडी में पेशेंट आता है, वो बोलता है कि हमें खून की उल्टियां होती हैं, उसमें डायग्नोसिस में कंफ्यूजन होता है कहाँ से आ रही है, क्योंकि एकदम से यहाँ पे सेंसेशन आते हैं और एकदम से जब वॉमिटिंग होती है तो पेशेंट को खुद समझ में नहीं आता कि उसको हेमोप्टाइसिस हो रही है कि हेमेटोमेसिस हो रही है। तो उसके लिए एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन रहता है, एक्सरे करा लें। एक्सरे अगर नॉर्मल आता है, बिल्कुल क्लियर है, तो फिर अपन एक बेसिक हो जाता है कि एक्सरे नॉर्मल आ रहा है तो मतलब लंग्स में कोई पैथोलॉजी नहीं आ रही है। लेकिन कई बार आता है कि फ्रेश ब्लड आता है और खांसी नहीं आता है, तो फिर उसके सीटी स्कैन कराना पड़ता है, सीटी चेस्ट। सीटी चेस्ट में क्लियर हो जाएगा लंग्स में कोई पैथोलॉजी होगी तो आ जाएगी इसमें। ठीक है, मेन अब अपन को ये बेसिक डिफरेंस है। अब अपन को आगे हेमेटोमेसिस भी देखना है। अगर कोई पेशेंट हेमेटोमेसिस आया है तो उसको अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हेमेटोमेसिस वाला पेशेंट जो है बहुत ज्यादा पैनिक होता है। पैनिक होता है मतलब उसके अटेंडेंट्स बहुत पैनिक होते हैं। आप उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको डिसीज की प्रोग्नोसिस और उसका क्या है डिसीज, क्या कारण है, क्या ट्रीटमेंट होना है, सब कुछ उसको तुरंत आपको बताना पड़ेगा। नहीं तो वो पैनिक हो जाते हैं, वो पेशेंट अपने पास रहेंगे भी नहीं, तुरंत ही कहीं ना कहीं चले आएंगे। पेशेंट का यही रहता है कि भैया आप देख लो, यहाँ पे ठीक हो सकता है, नहीं तो हम दूसरी जगह दिखा देते हैं। ठीक है,
तो पहले उसका आपको समझने होंगे कि हेमेटोमेसिस की कॉजेस क्या होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज हेमेटोमेसिस का होता है पेप्टिक अल्सर। दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसोफेजियल वेराइसिस। फिर तीसरा कॉज क्या होगा, मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी कहीं की भी हो सकती है, इसोफेजियस की भी हो सकती है, गैस्ट्रिक की भी हो सकती है। दोनों आपको, गैस्ट्रिक के नीचे वाले जो होंगे वो तो मेलेना से प्रेजेंट करेंगे, गैस्ट्रिक तक ही जो है वही वॉमिटिंग के हैं। थोड़ा बहुत ड्यूटनल वाले हैं, ड्यूटनल वाले इतने वॉमिटिंग से प्रेजेंट नहीं करते, वो सब मेलेना से ही प्रेजेंट करेंगे। अब क्या हो सकता है और कॉज, एक हमने बताया था कि जो सीवियर वॉमिटिंग होती है, सीवियर वॉमिटिंग में जो इसोफेगस की जो इसोफेगो गैस्ट्रिक जो वॉल्व होता है, वॉल्व रप्चर हो जाता है, वॉल्व रप्चर होने के कारण उसको वॉमिटिंग हो जाती है। पांचवा, कई बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जो फेरिंग्स होते हैं, फेरिंग्स में जब सीवियर वॉमिटिंग होती है, फिर टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, उस कंडीशन में अगर उसको वॉमिटिंग होती है तो वहां से ही ब्लड आने लगता है। माउथ में कई बार ऐसा रहता है कि कई बार पेशेंट को नेजल ब्लीड होती है। नेजल ब्लीड मतलब पोस्टीरियर नेजल ब्लीड है, पोस्टीरियर नेजल ब्लीड कंटिन्यूअसली उसको गैस्ट्रिक में इकट्ठी होती है और पेशेंट प्रेजेंट करता है वॉमिटिंग के साथ। कई बार पेशेंट आपने देखा होगा जो हाइपरटेंशन वाले होते हैं, हाइपरटेंशन है, पोस्टीरियर नेजल ब्लीड होती है, पोस्टीरियर नेजल ब्लीड से वो नीचे वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं अपने पास। और टॉन्सिल वाले हैं, टॉन्सिल है, उसको सीवियर टॉन्सिलाइटिस हुई है, उससे कहा उसको एकदम से वॉमिटिंग हुई, तब भी वहां पे इरिटेशन होगा और थोड़ा बहुत वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट कर जाएगा। मेजर ब्लीडिंग होती है इन 3 कंडीशन में होती है, बाकी कंडीशन में बहुत माइनर ब्लीडिंग होती है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है। जो सीवियर वॉमिटिंग है इसका एक क्राइटेरिया बहुत वो है कि एक पेशेंट अगर बोलता है, कोई पेशेंट अल्कोहलिक है या फिर कोई नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल पेशेंट बोल रहा है कि उसको बहुत सीवियर वॉमिटिंग हुई थी, पहली बार वॉमिटिंग नॉर्मल हुई थी, उसके बाद जो सेकेंड वॉमिटिंग हुई उसमें उसको बिल्कुल फ्रेश ब्लड आया। इसका मतलब यही है कि बिल्कुल फोर्सफुल वॉमिटिंग हुई, और फोर्सफुल वॉमिटिंग के कारण कोई कहीं ना कहीं टीयर हुआ उसको। जैसे अपन को वो होता है ना एनस में जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो फिर वो एनस जो फिशर बन जाते हैं, फिशर हो जाते हैं, ऐसे यहाँ पे भी सीवियर वॉमिटिंग हुई तो प्रेशर के कारण कहीं ना कहीं टीयर हो गया, फिर जो सेकेंड नंबर की वॉमिटिंग होती है उसमें उसको ब्लड आता है। तो ये क्लासिकल इसका फीचर होता है, कहीं टीयर हुआ है वो पता करने के लिए। अब आपके इसके ट्रीटमेंट देखते हैं, अप्रोच है, अप्रोच में डायग्नोसिस अपन को बिना, आप डायग्नोसिस कैसे बनाओगे, डायग्नोसिस इसके लिए बिना एंडोस्कोपी के अपन बना नहीं सकते हैं। एक थोड़ा बेसिक आइडिया देख सकते हैं कि पेशेंट को स्प्लीनोमेगाली है, क्रोनिक लिवर डिसीज की हिस्ट्री है, तो अपन मान सकते हैं कि उसको इसोफेजियल वेराइसिस होगी, ठीक है। दूसरा अपन मान सकते हैं कि पेशेंट क्रोनिक एनाल्जेसिक्स एब्यूज था, लगातार दर्द की दवाई खाता रहता था, एल्कोहलिक है, और तो उसको मान सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर हुआ होगा, ठीक है। अब तीसरा है पेशेंट को कंटिन्यूअसली वेट लॉस की हिस्ट्री है, क्रोनिक मलाज है, ओल्ड एज है, तो अपन मैलिग्नेंसी की तरफ सस्पेक्ट कर सकते हैं। अपन इन पे सिर्फ अप्रोच कर सकते हैं, मतलब एक मोटे तौर पे अपन सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। अपन कंफर्मेशन डायग्नोसिस तो अपन को अपन ये एंडोस्कोपी के बाद ही बन पाएगी या फिर सीटी स्कैन के बाद बन पाएगी, लेकिन एज प्रेजेंट जो आपको ट्रीटमेंट करना है, मेन तो ट्रीटमेंट आपको तभी करना है, मेन ट्रीटमेंट अच्छी बात है कि तीनों का लगभग एक जैसे ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो चाहे वो मेलिग्नेंसी की ब्लीड हो, चाहे वो पेप्टिक अल्सर की ब्लीड हो, चाहे वो इसोफेजियल वेराइसिस की ब्लीड हो, ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं अपन, सबसे पहले एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। बेसिक इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई क्रोनिक लिवर डिजीज है कि नहीं है, उसके लिए पीटीआईआर कराना पड़ेगा। पीटीआईआर करा लो कि पेशेंट को कोआगुलेशन प्रोफाइल डिरेंज तो नहीं है, वो अन्य मतलब कोआगुलेशन प्रोफाइल डिरेंज होगी तो वो तो ब्लीड करेगा ही करेगा, तो कोआगुलेशन प्रोफाइल डिरेंज होगी तो उसको फ्लैशोजन एफएफपी देनी पड़ती है ना। तो पहले पीटीआईआर करा लो, एक सीबीसी से आप हीमोग्लोबिन की नॉर्मल कंडीशन देख लो उसको, और कोई एलएफटी डिरेंज तो नहीं है, वो एलएफटी करा सकते हैं। केएफटी मतलब कोई किडनी डिजीज में तो कोई हेमेटोमाइसिस होती नहीं, किडनी डिजीज में हेमोप्टाइसिस हो सकती है। बेसिक शुगर है, आरबीएस, ये तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ये 3 ज्यादा जरूरी हैं, एक पीटीआईआर, एक एसजीओटी-एचजीपीटी, एक सीबीसी। ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन आपको हेमेटोमाइसिस वाले पेशेंट के करा लेना चाहिए तुरंत ही। ट्रीटमेंट में आप क्या दे सकते हो, सबसे पहले जो ब्लड है, ब्लड कहाँ से आता है, ये पोर्टल सर्कुलेशन है, जो गैस्ट्रिक जो है ना,
गैस्ट्रिक में जो ब्लड सप्लाई होती है वो पोर्टल वेन्स की होती है, पोर्टल सर्कुलेशन की होती है। तो हमें क्या करना है, ये पोर्टल वेन को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना है। पोर्टल वेन को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए अपने पास 2-3 चीजें होती है। एक होता है ऑक्टियोटाइड, ऑक्टियोटाइड, दूसरा होता है टर्लीप्रेसिन, तीसरा होता है सोमेटोस्टेटिन। तो इनमें से कोई सी भी आप एक ड्रग चूज कर सकते हैं जो देनी है। दोनों ड्रग्स एक साथ यूज नहीं करते हैं यूजुअली। ऑक्टियोटाइड है, ऑक्टियोटाइड का डोज क्या रहता है 50 माइक्रोग्राम आपको स्टेट देना है सबक्यूटेनियस, उसके बाद 25 माइक्रोग्राम एवरी अवरली दे सकते हैं। टर्लीप्रेसिन है, टर्लीप्रेसिन का 2 ग्राम स्टेट डोज होता है, इन्फ्यूजन में देते हैं इसको भी, और उसके बाद एवरी 4 अवरली दे सकते हैं जब तक कि ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो जाए। इनको तभी तक देना जब तक कि ब्लीडिंग बंद नहीं हो जाती। ब्लीडिंग बंद हो जाती है उसके बाद नहीं देना। सोमेटोस्टेटिन का डोज अपन कम ही यूज करते हैं, मिलता भी नहीं है इंजेक्शन ये। तो ये दोनों इंजेक्शन आसानी से मिल जाते हैं, उसमें से ऑक्टियोटाइड थोड़ा सा चीप पड़ता है, टर्लीप्रेसिन बहुत महंगा इंजेक्शन है इसलिए देते नहीं इसको। ठीक है, तो ये सिर्फ हो गया आपको पोर्टल सर्कुलेशन है, पोर्टल वेन को कॉन्स्ट्रिक्ट। ऑक्टियोटाइड यूजुअली कहां पे यूज होता है, पेशेंट वो एक्रोमेगाली वाले पेशेंट होते हैं ना उनमें यूज होता है कॉमनली। ये अलग से उसका एक्रोमेगाली हाँ उनके पेशेंट को यूज होता है, बच्चों में यूज करते हैं, अपने पास कोई पेशेंट आते हैं एक्रोमेगाली के। तो एक काम कर दिया अपन ने, जो पोर्टल वेन है अपन जहाँ पे ये पूरे जो सिस्टम है ना यहाँ जो ब्लड सप्लाई आ रही है उसी को कम कर देते हैं, पहला काम। दूसरा काम, जो आपको एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, एक्टिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए तो ट्रेनेक्सा देंगे, ट्रेनेक्सा, ऑक्टियोटाइड। अब पेप्टिक अल्सर हुआ है, पेप्टिक अल्सर हुआ है या फिर इसोफेजियल वेराइसिस है, अपन को पता तो है नहीं, फिर भी आपको पेंटॉप का इन्फ्यूजन तो देना ही पड़ेगा। पेंटॉप 2 से 3 एम्पूल आप 100 ml में या फिर 500, पेशेंट का हीमोग्लोबिन पे स्टेटस है, अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा कम है अपन फ्लूइड नहीं दे सकते ज्यादा तो आप 100 ml में दे दो या फिर 500 में दे दो। पेंटॉप दोगे, साथ में ऑनडेल दे दोगे, ठीक है। और जो यहाँ की कोटिंग करने के लिए अपन दे सकते हैं सिरप एंटासिड और सिरप सोब्राल को। ये जो है कम से कम जो ब्लीडिंग का पॉइंट है उसकी कोटिंग कर देंगे, ब्लीडिंग और नहीं होने देंगे। तो इतनी चीजें अपन दे सकते हैं यहाँ पर ये ब्लीड में। अपन को एग्जैक्टली कॉज से रूल आउट करने का जरूरत नहीं, कॉज अपने काम का है नहीं ना, कॉज अपन को करना है। यहाँ पे कॉज जो है जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो कॉज पता करेगा और उसको आगे इवैल्यूएट करेगा। अपन को मेन है कि जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है पर ये ब्लीड का वो करना है, पेशेंट की जो पैनिकी वाली कंडीशन है वो ठीक करनी है और पेशेंट को स्टेबलाइज करना है, ठीक है। उसको अच्छे से पहले, कई बार क्या होता है कि ये जो पेशेंट है ये कंटिन्यूअसली अपन वॉमिट करके एस्पिरेट कर जाते हैं, वो कंडीशन में सडन डेथ भी हो सकती है। तो उसको ऐसी कंडीशन पे रखना है, लेफ्ट लेटर पोजीशन पे रखना है, उसको बोलना है कि हमेशा जब भी उसको वॉमिटिंग हो तो सीधा नहीं लेटाना है, उसको लेफ्ट लेटर करवट दिला देना है जिससे फेफड़ों में न जाए। उसको एक्सप्लेन भी करना है कि खून एकदम से फेफड़ों में गया तो जान भी जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में बस उसको किसी भी कंडीशन में एस्पिरेट नहीं होना देना। ब्लीडिंग इतनी कभी भी नहीं होगी उसको एकदम से सडन डेथ हो जाए उसकी, इतनी ब्लीडिंग नहीं होती है। गैस्ट्रिक का कंटेंट ही गैस्ट्रिक में इतना होता है, अपने पास अगर स्टेबल पे आ गया है ना तो तुरंत आप ये सब चीजें चालू कर दो, ऑक्टियोटाइड, ट्रेनेक्सा, पेंटॉप, ऑनडेल, ये सब चालू कर दोगे तो उसकी स्टॉप हो जाएगी ब्लीडिंग। तो पेशेंट अपने पास अगर डीसी ठीक में आया है, हीमोग्लोबिन उसके पास मोर देन 6 पे आया है तो उसका इतनी जल्दी एक्टिव कोई उसको डेथ नहीं हो जाएगी तुरंत ही। तो उसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा पैनिक वाली कंडीशन लेने की जरूरत नहीं है हेमेटोमेसिस में, ठीक है। अपने पास जो कल पेशेंट है तो उसका कहां से ब्लीड हो रहा होगा? उसका तो एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल वेना ऑब्स्ट्रक्शन है, एसोफेजियल वेराइसिस है, उसका तो डायग्नोस किया था, उसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। उसके पास एसोफेजियल वेराइसिस है, एसोफेजियल वेराइसिस रप्चर हो जाते हैं। एसोफेजियल वेराइसिस की ग्रेडिंग होती है 1 2 3 4। तो ग्रेड 4 जो होती है वो ब्लीडिंग एसोफेजियल वेराइसिस होती है। उसमें क्या होता है यहाँ पे बैंड लाइगेशन कर देते हैं, यहाँ पे जितनी बड़े-बड़े जैसे हीमोरॉइड्स है ना, हीमोरॉइड्स में बैंड लगाते थे वैसे वेराइसिस में बैंड लगा देते हैं। लेकिन ये बैंड लाइगेशन लगाने के बाद भी ये कई बार फट जाती है, या तो बैंड स्लिप हो जाता है या फिर वो और बढ़ जाती हैं। कई बार ये बैंड फटने के बाद सीवियर वॉमिटिंग के कारण पेशेंटों की डेथ हुई है। कई पेशेंट हमारे पास हमने देखे हैं कि इनको बल्कि एंडोस्कोपी के बाद बैंड लाइगेशन भी हो गया, उसके बाद भी सीवियर एकदम से वॉमिटिंग हुई और पेशेंट की सडन डेथ हो गई, ठीक है। वेराइसिस को तो एंडोस्कोपी भी कैसे कर पाएंगे हैं? जिनको है इसोफेजियल वेराइसिस उनको एंडोस्कोपी भी कैसे करेंगे? एंडोस्कोपिक लाइगेशन ही तो करते हैं उनको, एंडोस्कोपी से लाइगेट करते हैं उनको वेराइसिस को। वेराइसिस है एंडोस्कोपी तो नहीं करेंगे।
नहीं वॉल नीचे है तो उससे भी तो ट्रॉमा हो सकता है सर उसके पाइप से। वो तो देख के करते हैं ना, ये उसमें देख के तो कैमरा उसको लगा करना है, रहता कैमरे ना। की तरह देख के ही करना है। वो तो एक्सपर्टीज है, जितना एक्सपर्टीज होगा वो उतनी अच्छे से कर पाएगा। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का काम ही मेन यही है, यही काम कर रहे हैं। हाँ, उनका मेन काम है। उनके पास अपन भिजाते ही पेशेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को के लिए भिजाते हैं, एंडोस्कोपी कराने के लिए तो भिजाते हैं। और कोलोनोस्कोपी। हाँ, तो भेज ही अपन उसके लिए रहे, हम काम ही वही है। तो अब वो यही देखना रहता है कि उसको पेशेंट के वाइटल्स ठीक है कि नहीं। ऐसे पेशेंट होगा, अगर पेशेंट आ रहा है सीवियर ब्लीडिंग के कारण, अगर हाइपोटेंशन में, तो ये रिस्की है। जब तक पेशेंट का बीपी ठीक है तब तक तो ठीक है। अगर पेशेंट सीवियर वॉमिटिंग के कारण हाइपोटेंशन होगा तो फिर अपन को हाइपोटेंशन वाले पेशेंट को बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करना है। आप इनिशियल डोज लगा के उसको रेफर करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ऐसे पेशेंट को बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट बहुत सारे सडन कोलैप्स भी हो जाते हैं इसमें। क्रोनिक एल्कोहलिक है, जिनका पीटीआई भी डिरेंज है, इसोफेजियल वेराइसिस भी है, एकदम से ब्लीड भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो सडन डेथ होने के चांसेस हैं उसके। सर पीटीआई और डिरेंज भी आ गए अपने यहाँ पे, एफएफटी अवेलेबल भी नहीं है। नहीं तो उस पेशेंट को तो अपन को इनिशियल डोज देके रेफर करना है, रेफर कर दिया है ना। इसका पेशेंट का अपन, ये तो ये एक्स्ट्रा हेपेटिक था, डायग्नोज केस था, इसलिए हमने इसको रखा हुआ है। नहीं तो इसको भी अपन रेफर कर देते पीटीआई ना करा। इसका पीटीआई ना इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये पेशेंट नोन केस था एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल मिलवा, तो लिवर की पैथोलॉजी ज्यादा थी नहीं इसमें। इसमें सिर्फ इसोफेजियल वेराइसिस ब्लीडिंग को हेपेटिक का कुछ है नहीं। अपन को वेराइसिस का अपन का इसका पोर्टल सर्कुलेशन कम करना था और ब्लीडिंग हो गई थी, तो दोनों के लिए अपन ने दे दिया। उसके लिए रुक भी गई इसकी। अब सर इसको उसमें